अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर खान और आज मैं आपको सुनाऊंगा कनाडा में लिखी अपनी दूसरी तहरीर जिसका उन्वान है गाड़ी की खवारी और श्रीलंकन मैकेनिक। कनाडा आने के बाद पहले 8 माह का अरसा हर तरह और तर्ज की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़ियारत में गुजरा और इसके साथ साथ मीठे के तौर पर इतना पैदल सफर शामिल था कि अगर नाक की सीध में चलते तो पाकिस्तान न सही यूरोप तक जा ही पहुंचते। इस सब में कसूर ना हमारा था ना ही कनाडा का कि यहाँ अगर आप शहर के मरकजी इलाके से बाहर रहते हैं तो अपनी सवारी का शुमार लग्जरी नहीं बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात में किया जाता है। इसी वजह से नौजवान और नौकरी पेशा अफराद की एक बड़ी तादाद डाउनटाउन या इससे करीबी इलाकों में रहने को तरजीह देती है, जहां पर हर 5 मिनट पर गुजरने वाली जेर जमीन ट्रेनों के जाल बिछे हैं, जिस बिना पर सफर ज्यादा तेज रफ्तारी और बासहूलत तय हो जाता है। खैर, परदेश सुधारने से पहले सारी उम्र दोस्तों और अजीजों से यही किस्से सुनते गुजरी थी कि मगरिब में बैंक उधार देने को तरसता है। फर्नीचर चाहिए या फोन, घर चाहिए या गाड़ी, आप फरमाइश कर दें और चीज हाजिर। इसी उम्मीद पर हमने भी आते ही एक $25,000 की गाड़ी पसंद की और अगले रोज बैंक जाकर कार फाइनेंस की दरखास्त दे आए, जो जाहिर है हमारे मारूजी हालात की बिना पर फौरन ही मुस्तरद कर दी गई। अब होता ऐसा है कि यहाँ पर बैंक वाकई घर या गाड़ी या कारोबार के लिए कर्ज देने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते, मगर इसके लिए आपकी एक अच्छी और लंबी क्रेडिट हिस्ट्री होना लाजिम है। हम तो अभी कनाडा ही हाल में पहुंचे थे तो उधार लेने देने की तारीख कहां से लाते। चुनाचा ये फैसला किया गया कि इंतहाई महदूद बजट में कैश पर गाड़ी खरीदी जाए। ऐसे में हमारे नए नवेले दोस्त रिजवान भाई ने महाज संभाला और अपने किसी वाकिफ विकी भाई की गाड़ी, जो शायद $2,000 में बिकने को तैयार थी, उसकी तस्वीर मंगवा डाली। अब कुछ अरसा घर में विकी भाई का खूब डंका बजा और उनकी 8 साल पुरानी गाड़ी की तस्वीर बच्चों और बड़ों में खूब मकबूल रही। हम भी जुबान से तो कुछ ना कहते, मगर हर रोज रात को चुपके से उन तस्वीर को देखते कि चलो आज नहीं तो कल इसने अपना बनना ही है। इसी असना में एक दिन खबर आई कि विकी भाई ने अपनी गाड़ी की डोली उठाने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से रिश्ता ठुकराए जाने के सह रोजा सोग से निकलने के बाद गाड़ी की तलाश का एक नया सफर शुरू हुआ, जो एक निस्बतन नई और 2 गुना महंगी गाड़ी पर तमाम हुआ। बाकी मानदा पैसों का इंतजाम कनाडा ही में मुकीम हमारे जिगरी दोस्त नवीद ने किया और एक दिन हम गाड़ी के मुआयना के लिए पहुंच गए। इस मकसद के लिए हमारे हमरा 3 सयाने भी रवाना हुए, जिनमें हमारे बहनोई अली, जिनके वालिद का पाकिस्तान में गाड़ियों का शोरूम है, उसके साथ साथ हम दोनों के यहाँ पर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सैफ भाई और हमारे एक मुश्तरका दोस्त वलीद, जिन पर भरोसे की वाहिद वजह यह थी कि वो हमसे पहले ही एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद चुके थे। गाड़ी बेचने वाला कोई हिंदुस्तानी तालिब इल्म था, जो बकौल उसके डाउनटाउन शिफ्ट होने और वहां पर पार्किंग मुहैया ना होने की बिना पर गाड़ी को फौरी और कम कीमत पर फरोख्त कर रहा था। गाड़ी भी दिखने में इंतहाई शानदार और खूबसूरत, सेल्फ स्टार्ट, लेदर सीट्स, सन रूफ, बाकी तकनीकी मामलात की जिम्मेदारी साथ आए माहिरीन की थी, जिनके हाँ करने पर फौरी तौर पर गाड़ी खरीद ली गई और हम लहलहाते अपने घर की जानिब रवाना हुए। सच पूछें तो रास्ते में जब भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, इसने एक तकल्लुफी बरता। एक वहम से गुजरा, मगर दिल मजबूत करके गाड़ी चलाते रहे। घर में खुशी का माहौल था कि चलें सवारी याफ्ता तो हुए, इसलिए कोई बदशगुनी की बात न करना चाहते थे और न ही सोचना। मगर अब हुआ ऐसा कि 1-2 रोज गुजरे तो गाड़ी की तबीयत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। कभी रेस पर पांव देते तो गाड़ी बेजान सी हो जाती, तो कभी इंजन झटके खाता। इसे एक हाथ मैकेनिक को भी दिखाया, मगर उनकी समझ में भी वजह न आई। और कुछ समझ नहीं आया तो जिस शख्स से गाड़ी खरीदी थी उसे फोन किया, मगर उसने भी अपने पैरों पर पानी ना पड़ने दिया, बल्कि उल्टा गाड़ी के किरदार की कस्में उठाने लगा। ये अलग बात कि गाड़ी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब हुआ यूं कि गाड़ी खरीदने के करीब 8 या 9 दिन के बाद घर से कोई 40-50 मील दूर का सफर दरपेश था और रास्ते में इंतहाई शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। एकदम गाड़ी के हर हिस्से से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं और जहां पर गाड़ी की कम से कम रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए थी, हम गाड़ी 20-30 किलोमीटर से ऊपर न ले जा पा रहे थे।
इसी आलम में गाड़ी को बड़ी मुश्किल से हाईवे से उतारकर एक मार्केट की पार्किंग में रोका और इसकी हर तरह की मिन्नत समाजत करके देख ली, मगर इसने हमारी एक न सुनी। रात हो चुकी थी और अपने शहर से भी दूर थे। चारों न चार उस गाड़ी को वहीं खड़ा किया और टैक्सी लेकर घर की जानिब रवाना हुए। अगले दिन जब मोहतरमा को ट्रक पर लाद कर एक मैकेनिक तक पहुंचे तो पता लगा कि इसकी ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स फेल हो चुका है और नए पुर्जों की कीमत $4000 होगी, जो कि गाड़ी की कीमतें खरीद से भी $200 ज्यादा थी। मुकोल मैकेनिक, वो नौजवान हम सब सियानों को बेवकूफ बना चुका था कि गाड़ी के मसाइल पुराने थे और इसे किसी जुगाड़ के जरिए बेचने के काबिल बनाया गया था। और कुछ समझ ना आया तो सबसे पहले तो जिससे गाड़ी खरीदी थी उसे फोन करके जी भर के कोसा और हर तरह की बद्दुआएं दे डाली। उसके बाद पुलिस से बात करने की कोशिश की कि शायद पैसों की भरपाई का कोई जरिया बने, मगर उन्होंने भी बताया कि इस तरह की प्राइवेट खरीदो फरोख्त में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आखिरकार बड़ी मुश्किल से एक श्रीलंकन मैकेनिक का पता पाया जिसने उन्हीं पुर्जों को शायद $2000 में ठीक करने की हामी भरी, और उसने भी उससे पहले हमें बता दिया कि इस तरह का ऑपरेशन पहली बार कर रहा है, आगे हमारी किस्मत। इस सारे मामले में एक तरफ तो वो बददियानत था जिसने जानते बूझते एक खराब गाड़ी को हमारे पल्ले बांधा, मगर दूसरी जानब अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे अच्छे दोस्त भी अता हुए कि नवीद ने फौरन अपनी कर्ज को कर्जे हंसना से कर्जे हंसना में बदल डाला, और दूसरी जानब हमारे वही नए रवेले दोस्त रिजवान भाई हमारे घर आए और 1000 इनकार के बावजूद $1000 हमारी जेब में डाल गए कि इसकी वापसी का मत सोचना, ये तोहफा है, बस इससे अपनी गाड़ी ठीक करवाओ। वो सारे पैसे तो एक दिन हम वापस लौटा पाए, मगर उस प्यार का कर्ज, उस एहसास का कर्ज कौन वापस कर सकता है जब कोई परदेश में आपका सहारा बन जाए। खैर हमारी गाड़ी भी शायद मिर्जा की बाइसिकल की नस्ल से थी कि 2 की बजाय $2500 लग गए, मगर इसके तौर अतवार ढीले ही रहे। अब कभी चलते चलते इंजन का रुक जाना, कभी गाड़ी खड़े हुए रेस का बढ़ जाना, कभी तार तो कभी कोई एसी, यानी ये मामला इतना तवील हुआ कि वो श्रीलंकन मैकेनिक हमारा तीसरा बेहतरीन दोस्त ठहरा। काम पर जाने से पहले और काम पर आने के बाद हम अक्सर उसी की वर्कशॉप पे पाए जाते। इस दौरान अगर हम फुल नहीं तो हाफ मैकेनिक तो बन ही गए थे कि वो शूती हमसे ऐसी तकनीकी गपशप लगाता जैसे कोई उस्ताद अपने छोटे से। एक दफा तो झिझकते झिझकते उसने हमें यह भी बोला कि मैन, यू नो वर्क, यू कम शूती शॉप, यानी अगर कोई काम ना मिला तो मेरी दुकान पे आ जाना। शूती भला आदमी था कि पहली बार के बाद उसने कभी भी पैसों का तकाजा नहीं किया। अलबत्ता एक दिन मेरी गाड़ी ठीक करने की 27वीं कोशिश के बाद थक कर कह बैठा कि उसके देवी देवताओं के मुताबिक ये रंग मेरे मुआफिक नहीं और इस गाड़ी को बेच देना ही वाहिद हल है। हम भी जब तक अपनी गाड़ी की बदअखलाकी और एहसान फरामोशी से तंग आ चुके थे कि इसके हर बदल जा सकने वाले पुर्जे को बदलवा बैठे थे, मगर इसने जवाब में हमारा दिल ही जलाया। यह किस्सा ऐसे तमाम हुआ कि वो गाड़ी जिस पर करीबन $6500 की लागत आ चुकी थी, एक डीलर के हवाले कर एक दूसरी गाड़ी ले आए। नए आने वाली खानदानी और बाकिरदार निकली और हमारी अच्छी निभ रही है, मगर इसने हमसे हमारा तीसरा बेहतरीन दोस्त शूती छीन लिया है।